हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन करेंगे। तो ये है पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख के आइए। हम लोग एमटीजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें सारे पीवाईक्यूज ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग लास्ट वीडियो में ड्यू टू सम इश्यूज मेरी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी 10th क्वेश्चन तक, मतलब 10th क्वेश्चन के बाद। तो 10th क्वेश्चन ऑनवर्ड जब भी चालू कर रहे हैं, देखो आज भी नो वेब कैम, ठीक है। तो ऑडियो पे ध्यान दीजिए और बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करिए प्लीज़। मेरे पास बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है घर पे, बट अगेन वी हैव टू रिकॉर्ड, ठीक है। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, सिस्टमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज of its cell cycle as compared to gamete of the same species, है ना। तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सोमैटिक सेल क्या चीज होती है और गैमीट्स क्या होते हैं। तो गैमेट तो सबको पता है क्या होते हैं, दीज पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो इनमें क्रोमोसोम का सेट कितना होता है, एन होता है। और सोमैटिक सेल क्या होते हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनके पास जो है वो 2n होता है ना। फिर से देखो, सोमैटिक के पास 2n होता है और गैमेट के पास n होता है, ठीक है। तो सोमैटिक सेल के पास 2n होता है और ये क्या है, सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। एन का क्या मतलब होता है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो दो सेट होते हैं इनके पास क्रोमोसोम के, इनके पास एक सेट होता है, मतलब ये होता है ना, ये डिप्लॉयड होता है और ये हैप्लॉयड होता है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या पूछा गया है कि जो सोमैटिक सेल है जिसने अभी भी एस फेज कंप्लीट किया है ना, उसके पास गैमीट ऑफ द सेम स्पीशीज, मतलब सेम स्पीशीज की गैमीट के कंपैरिजन में कितने क्रोमोसोम और कितना डीएनए होगा, ठीक है। तो पहले तो देखो कि एस फेज अगर कोई कंप्लीट करता है तो इसका मतलब क्या होता है, बताओ। एक सेकंड रुक जाओ। देखो, अगर एस फेज कंप्लीट होता है ना, तो एक सेकंड पहले इसको एरेज कर लेते हैं, बहुत जगह ही नहीं बचती है यहाँ पे। तो देखो, एस फेज अगर किसी भी सेल ने कंप्लीट किया है, एस फेज ऑफ द साइकिल, सेल साइकिल। एस फेज पिछले क्लास में बताया था, एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, है ना। यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होता है, डीएनए सिंथेसाइज होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, अब सोमैटिक सेल जो होता है उसमें तुम देखो तो 2n अमाउंट होता है ना। 2n क्या है ये, एक सेकेंड, थोड़ा ऑडियो दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, मेरा नेटवर्क खराब हो रहा है, लैग हो रहा है बहुत ज्यादा, एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, देखो, अभी देखो, एस फेज में कहीं पर भी जब एस फेज में कोई भी सेल जाती है तो उसका क्रोमोसोम जो होता है वो सेम रहता लेकिन जो डीएनए कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है ना। ये बात हमें पढ़ाई जाती है कि एस फेज में कोई भी सेल कभी भी एंटर करे और एग्जिट कर जाए एस फेज में, तो एस फेज से आने के बाद क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है लेकिन डीएनए डबल हो जाता है। तो अगर कोई सेल है जिसके पास 2n अमाउंट है ना, तो 2n का 2n ही रहेगा लेकिन 2c का 4c हो जाए। तो आंसर हमारे पास आ गया, हमारे पास 2n एंड 4c। 2n का मतलब होता है टू टू ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड 4c का मतलब होता है 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। यहाँ पे हमें ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्वाइस अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं, फर्स्ट में आंसर दिख रहा है, ठीक है। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, सही है। अब देखो ये हम कैसे बता पाए कि ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n से उसका कोई मतलब नहीं है। देखो n होता है गैमीट में और 2n होता है सोमैटिक में, है ना। तो सोमैटिक में 2n का 2n ही रहता है इस फेज के बाद भी, लेकिन गैमीट के कंपैरिजन में वो डबल है, इसलिए हम बोलते हैं ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये हो गया, 10th क्वेश्चन हो गया। अब 11th क्वेश्चन पे देखते हैं। ये 11th क्वेश्चन है, तो कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करिए। तो बताओ, सबसे इजी वाला देखते हैं, जाइगोटी।
जाइगोटीन का क्या बताया था? जाइगोटीन का क्या बताया था लास्ट क्लास में कि देखो, क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन में और जाइगोटीन में पेयरिंग बताई थी। जाइगोटीन मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, क्योंकि जेड जाइगोट कब बनता है? जब मेल और फीमेल का पेयरिंग होता है। पेकाइटिन में सी आता है तो क्रॉसिंग ओवर, बार बार इसको याद करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमको क्या देखना है? हाँ, अब इसके हिसाब से हम इसको मैच करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ओके, देखो, सिनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होना चाहिए जाइगोटीन। जाइगोटीन का ही लग रहा है ये तो, ठीक है। फिर बी हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये हो जाएगा एनाफेज 1 में होता है ये, ठीक है। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज होता है पेकाइटिन में। देखो, पेकाइटिन में क्या होता था? क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहीं पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होता है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो इसी से तुम आंसर अपना निकाल सकते थे, ठीक है। सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। बचा क्या? फोर्थ वन बचा एनाफेज, है ना। तो A2B4C5 D4, D4 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 C5, ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है सब कुछ, ठीक है। चलिए, 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन में, during which phase of cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C if the initial amount is denoted as 2C? इनिशियल अमाउंट कितना बोला है? 2C, और फाइनल अमाउंट कितना बोला है? 4C, है ना। तो G0 G1 G1S G2 या फिर G2 एंड M। देखो, एक ही स्टेज में पॉसिबल हो सकता है ना, कि जब आप एस फेज से निकलते हैं, जब आप एस फेज से निकलते हैं तो आपका 2n या फिर n जो है वो 2n ही रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहते हैं, और नंबर ऑफ डीएनए जो है वो डबल हो जाता है ना, डबल हो जाता है। एस फेज के बाद G2 फेज आता है, सिर्फ G2 में ही तो होगा। बताओ, इसके अलावा किसी और फेज में पॉसिबल है क्या कि डीएनए जो है वो 4C में ही रहे जबकि 2C उसकी इनिशियल वैल्यू थी? पॉसिबल ही नहीं है। देखो देखो, G1S G2M, और यहाँ से अगर बाहर निकलोगे तो G0, है ना। तो पहले बोला है G0 एंड G1। देखो, G0 एंड G1 में, इसको कलर चेंज करते हैं, एक मिनट। G0 और G1 में तुम्हें अगर 2C था तो भी 2C ही रहेगा, यहाँ पे भी 2C था तो 2C ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एस फेज में हमारा डीएनए सिंथेसाइज होता है, उससे पहले जो था वही रहेगा। एस में 2C से 4C हो गया, तो G2 में भी 2C से 4C हो गया, लेकिन M में जाके स्प्लिट कर गया ना, मतलब सेल डिवीजन हो गया, तो यहाँ पे भी नहीं रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ G2 फेज में ही आपका डीएनए डबल होगा, M में भी नहीं होगा, G1 में भी नहीं होगा। उन्होंने बोला है कि एस फेज के बाद, मतलब एस फेज में सिंथेसाइज हो जाता है, तो इसके बाद G2 वाले फेज में ही होगा। G1 एंड एस तो पॉसिबल ही नहीं ना, G1 पॉसिबल नहीं है, भले अगर तुम्हें एस से कंफ्यूजन हो, बट G1 पॉसिबल नहीं है, M पॉसिबल नहीं है, G2 है, तो ओनली G2 आंसर होता है इसका, ठीक है। 13th क्वेश्चन, इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल
बताइए, देखो कितने क्वेश्चन आए हैं। देखो 2014 के ही 2 क्वेश्चन है हमारे पास एस फेज से रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले 2015 में आया था, सॉरी 2015 में आया था, उससे पहले आया था ये, 2015 में आया था एस फेज के बारे में ये वाला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। उसके बाद फिर 2014 में भी आया था, उससे पहले 2 बार आया था। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए सेल साइकिल कैसे काम करता है, कौन से स्टेज पे क्या चीज होती है। As phase the cell cycle, amount of DNA doubles in each cell, amount of DNA remains same, chromosome number is increased, ये तो गलत है। क्रोमोसोम नंबर कभी भी इंक्रीज नहीं करता, इसको पहले ही काट दीजिए। अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस टू हाफ क्यों होगा, एस फेज में तो डबल होगा ना, तो डबल्स, तो 13 का हो जाएगा ए। चलो 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है, 2014 में आए 3 क्वेश्चन। 2014 में आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं सेल साइकिल, आपके पास 3 क्वेश्चंस आते हैं सेल साइकिल में। सोचो 3 क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है, 3 क्वेश्चंस का मतलब होता है 12 नंबर। तो या तो उस टाइम पे तो सेक्शन ए सेक्शन बी था भी नहीं। सेक्शन ए अगर आज के जमाने के बाद देखो तो सेक्शन ए में तो मैंडेटरी क्वेश्चंस है, अगर तुम नहीं करोगे तो मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेंगे, और अगर गलत कर दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे दोनों ही सेक्शंस में, है ना। 3 क्वेश्चंस 12 नंबर है, बताओ कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो एंजाइम रिकॉम्बिनेज कौन से स्टेज पे रिक्वायर होता है, पैक्टाइडिन क्यों क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन, कोई रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेस करवाता क्या है, रिकॉम्बिनेशन करवाएगा, कब करवाएगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर में ही तो रिकॉम्बिनेशन होता है ना यार। तो आंसर हो जाएगा ए। चलो 15th क्वेश्चन देखिए, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ सिनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, बताओ। बाइवेलेंट, इसमें कुछ सोचने की बात है ही नहीं। काइनेटोकोर कभी कोई सिनैप्स्ड होमोलोगस देखो काइनेटोकोर क्या होता है पिछले क्लास में भी बताया था। ये अगर तुम्हारा क्रोमोसोम है तो यहाँ पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आके फाइबर्स अटैच करते हैं इनको पुल करने के लिए, तो ये काइनेटोकोर होगा। तो काइनेटोकोर तो कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं फॉर अ सिनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। होमोलोगस बना लीजिए, होमोलोगस नहीं बनाया था, ठीक है। एक्सोनीम नहीं, इक्वेटोरियल प्लेट नहीं, बाईवेलेंट आंसर होगा इसका, ठीक है। 16th क्वेश्चन देखिए, stage in the cell division is shown, select the answer which gives the correct stage। एक सेकेंड, चलो यही है ऑप्शंस देख लीजिए। हाँ ओके, यहाँ पे पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, उसके बाद आप ऑप्शंस चूज करिए कि इसमें कौन सा सही बैठ रहा है। साइटोकाइनेसिस, सेल प्लेट formed, mitochondria distributed between two daughter cells, telophase, endoplasmic reticulum and nucleolus not formed yet, telophase, nuclear enveloped reforms, Golgi complex reforms, लेट एनाफेज क्रोमोसोम्स मूव। देखो यहाँ पे तुम्हें कोई क्रोमोसोम की मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, तो ये कभी भी एनाफेज तो नहीं होगा, ऑप्शन डी कट गया। अब देखो यहाँ पे बोला है सेल प्लेट फॉर्म, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड, आई डोंट थिंक, आई वुड नॉट गो विद द ऑप्शन ए, the cell plate formation, mitochondria distributed, नहीं। देखो टीलोफेज, टीलोफेज यानी आंसर बी और सी में से ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों में ऑप्शन सेम है, एक सिमिलर ऑप्शन है ना। अब इसमें बताओ कि टीलोफेज का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस इज नॉट रीफॉर्म येट। देखो यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा है ये चीज, ये वाली चीज, एक सेकेंड देखिए, अगर आपको ये ये दिख रहा है तो ये क्या है हमारा, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस से साफ नजर आ रहा है दोनों सेल्स में, है ना। तो यहाँ पे ये कहना बेस्ट होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म हो जाती है, कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म हो जाता है। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो 17 क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग मियोसिस वन द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट, बताओ बताओ कितनी बार आया है ये क्वेश्चन, कब होती है पेयरिंग बताओ। जाइगोटीन में होती है ना।
क्यों, क्या ट्रिक बताई थी, बताओ क्या ट्रिक बताई थी। एक सेकंड, हम आपको एक ये हम एक ब्लैंक पेज खोल के समझाते हैं, फिर से वो ट्रिक्स समझा देते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, याद रखने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो 1 मिनट, स्क्रीन शेयर करने दीजिए। देखो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, है ना। जाइगोटीन और पकाइटीन में ट्रिक है। देखो, जाइगोटीन के नाम को देखो, तो हमें जाइगोट नजर आ रहा है यहाँ पे, है ना। जाइगोट किससे मिलकर बनता है, पेयरिंग से मिलकर बनता है। किसके पेयरिंग से, मेल एंड फीमेल, यानी फीमेल एंड मेल, है ना। तो जब भी तुम्हें जाइगोटीन आए, जाइगोटीन, तो तुम्हें पता होना चाहिए पेयरिंग। जाइगोटीन के लिए आप पेयरिंग वर्ड याद रखिए। ठीक है, अब आता है पकाइटीन। पकाइटीन इज द ओनली वन दैट हैज सी इन इट्स नेम। तो तुम सी की वजह से याद रखो क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, यही हमारी ट्रिक है। चलिए, अब वापस से आ जाते हैं पीडीएफ पे। चलो, तो ओ नो, 18th क्वेश्चन, 17th का हो जाएगा जाइगोटीन, जाइगोटीन ऑप्शन ए। अब देखिए 18th क्वेश्चन पे देखिए, ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम। बताओ बताओ, ये कितना आसान क्वेश्चन है। 4 नंबर तुम्हें फ्री के मिल गए अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बताओ, जाहिर है ये क्वेश्चन पहले भी आया है, काइनेटोकोरस का आंसर होगा। अभी अभी डायग्राम बना के बताया था आपको, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, और यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक सी शेप्ड, अरे यार एक सेकंड, यहाँ पे एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, और इसको पुल कर लेते हैं ताकि वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो काइनेटोकोरस का आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन देखिए, स्टेज ऑफ माइटोसिस डायग्राम में दिया हुआ है कौन सा स्टेज है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ था 2014 में। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, ये वाला अब स्टेज देखो कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले तो बताओ कि ये है कौन सा स्टेज। तुम्हें देख के क्या लग रहा है कि सारे क्रोमोसोम्स एक जगह अलाइन हुए हुए हैं। देखो, सारे क्रोमोसोम एक जगह अलाइन होकर रखे हुए हैं, तो ये कौन सा स्टेज होना चाहिए, प्रेफरेबली मेटाफेज। क्यों, क्योंकि मेटाफेज में क्या करते हैं, क्रोमोसोम एक दूसरे को अलाइन कर, एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं। कहाँ पे, मेटाफेज एक प्लेट पर, है ना। तो ये एक लाइन से तुम्हें खड़े हुए नजर आ रहे हैं असेंबली की तरह, तो तुम इसको क्या कहोगे, मेटाफेज। तो मेटाफेज इन दोनों ऑप्शंस में है। ठीक है, तो ये इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्रिक होता है कि किसी भी दो ऑप्शन में तुम्हें सिमिलैरिटी नजर आए, तो तुम उन दो ऑप्शंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, उन दोनों ऑप्शंस को ज़्यादा कंसिडर करो, क्योंकि चांसेस है उन्हीं दोनों में से सही आंसर तुम्हें आ जाए। क्योंकि कोई वजह होती है कि उन्होंने दो ऑप्शंस को सिमिलरली रखा, जैसे मेटाफेज मेटाफेज, लेकिन क्या कहते हैं, डेफिनेशन बदल दिया है ना। या फिर सिमिलर है, मतलब दोनों ऑप्शंस में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। तो इस चांसेस वही होते हैं, सी और डी या ए एंड बी, उन दोनों ऑप्शंस में से कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अब इतनी गंद मच चुकी है यहाँ पे। चलो मेटाफेज की, देखो ये तो साफ पता चल रहा है कि ये मेटाफेज है ना। अब बताओ मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। ठीक है, क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखो, क्रोमोसोम यहाँ पे मूव नहीं करते स्पिंडल इक्वेटर के लिए, वो एनाफेज में होता है। नहीं नहीं, सॉरी, ये क्या बोल दिया, एनाफेज में नहीं होता। एनाफेज में स्प्लिट होके वापस जा रहे होते हैं अपने पोल्स की तरफ। बट मेटाफेज में क्या होता है कि यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, यहाँ पे क्या होता है,
नहीं यार, क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम्स मेड अपार्ट टू सिस्टर क्रोमैटिड, तो बिल्कुल सही लग रहा है ना। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, ये सही नहीं लग रहा। बी ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। मेटाफेस, क्रोमोसोम्स मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, बिल्कुल देखो, क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर की तरफ मूव कर लिए और वहां पे वो दो सिस्टर क्रोमैटिड से बने हुए हैं, बिल्कुल नजर आ रहा है हमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना। और वो स्पिंडल इक्वेटर देखो, की वर्ड है यहाँ पे स्पिंडल इक्वेटर, ये स्पिंडल इक्वेटर पर ही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्नाटका नीट 2013 का क्वेश्चन है ये। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंजाइम रिकॉम्बिनेज कब पार्टिसिपेट करता है, बताओ। अभी अभी पढ़ाया, रिकॉम्बिनेज कब पार्टिसिपेट करता है, सोचिए। प्रोफेज वन, है ना। क्यों प्रोफेज वन? प्रोफेज वन के स्टेजेस बताना जरा। LZPD², है ना। तो जाइगोटीन में होता है प्रेफरेबली, मतलब प्रेफरेबली क्या मतलब, जाइगोटीन में होता है मोर स्पेसिफिकली। तो जाइगोटीन कहाँ पे आता है? प्रोफेज वन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 21st क्वेश्चन देखिए। Given figure is the representation of a certain event at a particular stage of a type of cell division. What is this stage? तो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो, देखो ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है, इसका कोई पार्ट यहाँ आ गया और इसका कोई पार्ट एक्सचेंज हो गया, देखो ये वाला पार्ट देख रहे हो तुम। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। देखो 2012 में दो क्वेश्चन उन्होंने एक ही टॉपिक से पूछे, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। कहाँ पे होता है ये? प्रोफेज वन ड्यूरिंग मियोसिस। आंसर है प्रोफेज वन ड्यूरिंग मियोसिस। प्रोफेज वन और टू में कंफ्यूज मत होना, मत होना। प्रोफेज वन में कंफ्यूज मत होइए, क्यों बताते हैं हम आपको। एक सेकेंड, हम थोड़ा दूसरा स्क्रीन शेयर करना है आपको। देखो, प्रोफेज, देखो माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है ना। जो मियोसिस वन होता है और मियोसिस टू होता है ना। तो मियोसिस टू जो है ये सिमिलर होता है माइटोसिस के। ठीक है, तो मियोसिस वन का जो मियोसिस टू का जो प्रोफेज टू है, मेटाफेज टू है, एनाफेज टू है, टीलोफेज टू है ना, ये सब माइटोसिस की तरह ही होते हैं। मियोसिस वन अलग होता है, मियोसिस वन होता है प्रॉपर मियोसिस जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, बट मियोसिस टू होता है सिमिलर टू माइटोसिस, बिल्कुल माइटोसिस ही है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे थे यहाँ पे हम, कहना ये चाह रहे थे कि हाँ, प्रोफेज वन और प्रोफेज टू में कंफ्यूज मत होना। जो भी पार्ट टू है वो पूरा मियोसिस माइटोसिस ही है। पार्ट टू यानी कि प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू, वो सब की सब क्या है? माइटोसिस जैसे है। और प्रोफेज वन क्या है? मियोसिस का हिस्सा है। ठीक है, मतलब प्रॉपर मियोसिस का हिस्सा है वो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। आइडेंटिफाई, यार, आइडेंटिफाई द meiotic stage in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatid remain associated at their centromeres। बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट, उसमें कोई घुमा फिरा के पूछा नहीं है इन्होंने। आंसर क्या होगा? एनाफेज वन, तो कोई एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई द meiotic stage in which the homologous chromosome separate while the sister chromatid remain associated at their centromeres। यानी एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, और लेकिन सेपरेट होने के बाद भी वो अपने सिस्टर क्रोमैटिड से सेपरेट नहीं होते, वो अपनी सिस्टर क्रोमैटिड के साथ अभी भी जुड़े हुए होते हैं। 23rd क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर डी कहीं और छुपा हुआ है यार, क्या हो गया? हम्म, चलो, select the correct option with respect to mitosis. Chromatids separate but remain in the center of the cell. Chromatids start moving towards opposite pole in telophase. Golgi complex endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophase.
या फिर ऑप्शन नंबर डी देखते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर डी, क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। सबसे अच्छा आंसर मेरे को डी लग रहा है। देखो डी, बिल्कुल सब चीज़ें इसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है ना, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं लग रही है। बाकी सब ऑप्शन में कुछ ना कुछ फिशी लग रहा है, बस इसमें ठीक है। क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर गेट अलाइंड अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट इन द मेटाफेज, बिल्कुल सही है ये तो। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। 23rd का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शंस एक बार ही पढ़ लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं हो जाए। अरे यार क्या है ये। Chromatids separate but remain in the center of the cell in anaphase। नहीं, नहीं, ये नहीं होगा। माइटोसिस के लिए पूछा है इन्होंने, माइटोसिस पूछा है, तो ये तो गलत हो गया। क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। देखो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल कब होता है? एनाफेज में होता है। इन्होंने यहाँ पे टीलोफेज दे रखा, गलत। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, गलत। चलो ऑप्शन नंबर डी सही था। 24th क्वेश्चन देखिए। मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर्स। At metaphase, chromosomes are attached to the spindle fibers by their, बताओ, काइनेटोकोर्स। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखिए कि काइनेटोकोर्स जो है वो सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि हमारे सेंट्रोमियर पे अटैच होते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियस बिगिन टू डिसअपीयर एट, बताओ, ओलीप्रोफेज है ना। ये सारी चीजें तो ओलीप्रोफेज में गायब हो जाती है। 26 क्वेश्चन देखिए। दो फिगर दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही इसको रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पे बताओ, इनका देखो वी शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया क्रोमोसोम्स का। इसका क्या मतलब हुआ कि इनको मतलब पुल किया जा रहा है ना। तो पुल कब करते हैं? एनाफेज में। और ये बिल्कुल इक्वेटर के पास पहुंच गए हैं, तो एनाफेज का तो एक ही ऑप्शन है, लेट एनाफेज यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे अभी भी सब कुछ एक साथ है, तो ये होगा प्रोफेज। तो आई थिंक ऑप्शन सी शुड बी राइट। किधर है मेरा कर्सर? देखो यार, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं, ये वाला जो पार्ट है वो हमेशा एनाफेज में ही होगा, और एनाफेज और कहीं और नजर नहीं आ रहा है सिवाय इसके। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। 27th क्वेश्चन देखिए। सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन, सिनेप्सिस किन दोनों के बीच होता है? बताओ, बताओ किन दोनों के बीच होता है? होमोलोगस के बीच होता है ना। टू होमोलोगस क्रोमोसोम फ्री के नंबर है भाई, 2009 और 2010 में फ्री के नंबर मिल गए। ठीक है। 20th क्वेश्चन देखिए। गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक ब्रेकअप ऑफ द फेजेस और स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ द स्टेज और फेज इन द सेल साइकिल। बताओ, इन्होंने ABCD मार्क किया हुआ है, बताना है कि कौन सा है। तो पहले हम लोग खुद ही मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। अगर ये माइटोसिस है, अगर ये माइटोसिस है, ये M फेज है। M फेज के बाद ये जाता है G1 में, S फेज, G2, और यहाँ पे M में आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रॉल कर ले। किधर है भाई? यहाँ पे लिखते हैं A, B, C और D। ए किधर है, ए किधर है, ए किधर है? अच्छा, ये पूरा का पूरा ए है। तो ए क्या है? माइटोसिस, एम फेज। बी क्या है? बी एनाफेज। देखो बी मार्क किया हुआ है, PMAT। तो बी है हमारा एनाफेज। ठीक है। सी क्या है हमारा? सी है हमारा साइटोकाइनेसिस। और डी है हमारा एस्पेस। लिख लिया इसको।
चलो इसको अभी चेक करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे ताकि मेरे पास ऑप्शन नजर आ जाए। अच्छा, इन्होंने ऐसा दिया नहीं है, इनमें से कोई एक पकड़ लीजिए जो सही हो और वो हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, एक सेकेंड, अभी क्वेश्चन नंबर 28 है ये। देखो, ए था हमारा, ए था हमारा मेटाफेस, तो यहाँ पे ए को साइटोकाइनेसिस दिया गलत है ना। बी है हमारा एनाफेस, बी को मेटाफेस दिया गलत। सी है हमारा साइटोकाइनेसिस, सी को दिया है कैरियोकाइनेसिस गलत। कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, डी जो है वो सिंथेटिक फेज है या सिंथेसिस फेज है, जिसको शॉर्ट में एस फेज भी बोला जाता है। देयर वी गो, वी हैव आवर आंसर। चलो, ठीक है, हो गया हमारा 28 क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, 2009 का क्वेश्चन था। व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज। बताओ, सारी चीजें जो सिंथेसाइज करनी होती है ना, जो भी प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसाइज करना होता है वो हो जाता है हमारा एस फेज में। सिंथेसाइज का मतलब तुमने कहीं पे सिंथेसाइज सुन लिया, 99% ऑफ टाइम वो एस फेज ही होता है। कहीं पे भी तुमने सिंथेसिस वर्ड सुन लिया तो 99% ऑफ द टाइम वो एस फेज में ही सिंथेसाइज किया जाता है, तो एस फेज का नाम ही होता है सिंथेसिस फेज। ठीक है, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30th क्वेश्चन देखिए, इन सोमैटिक सेल साइकिल। ठीक है, सोमैटिक सेल साइकिल याद रखो, सोमैटिक सेल साइकिल जीवन फेज में डीएनए कंटेंट डबल होता है अमाउंट ऑफ डीएनए के कंपैरिजन में। सोमैटिक सेल का पूछा है, जीवन फेज में डीएनए कंटेंट डबल होता है अमाउंट ऑफ डीएनए। बिल्कुल, ये तो सही है, ये तो हम करके आए ना अभी, है ना। ओ नहीं नहीं, ये गलत है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं सही होगा। बोल रहा है डीएनए कंटेंट डबल नहीं होगा, डीएनए कंटेंट होगा डबल नहीं होगा। एक मिनट, सोमैटिक सेल 2N एंड 2C, गैमीट में हो जाएगा N एंड C। G1 फेज देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय लॉन्ग माइटोटिक फेज। ये गलत बात है, बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत बात है, क्योंकि शॉर्ट इंटरफेज नहीं होता, लॉन्ग इंटरफेज होता है, फॉलोड बाय अ शॉर्ट माइटोटिक फेज। G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज। G1 S G2M, देखो ये गलत है, G2 फेज फॉलोज माइटोटिक फेज नहीं होता है ना। G2 फेज के बाद माइटोटिक फेज होता है, यानी माइटोटिक फेज फॉलोज G2 फेज, उल्टा होना चाहिए, ये गलत, ये गलत। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, चाहे वो कोई भी सेल साइकिल हो, तो ये तो हमेशा ही सही होगा, तो आई विल गो विद द ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31st क्वेश्चन देखिए, इफ यू आर प्रोवाइडेड विद रूट टिप्स, if you are provided with root tips of onion in your class and are asked to count the chromosome, which of the following stages can you most conveniently look into। बताइए, मेटाफेज, ये साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर आपको क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है तो आप मेटाफेज स्टेज पर, किसी भी सेल साइकिल के मेटाफेज स्टेज पर उसको स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से उसकी क्रोमोसोमल डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, 31st क्वेश्चन डन हो गया है। 32nd question, which of the following precedes the reformation of the nuclear envelope during the M phase of the cell cycle। बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग। ओके, चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। Which of the following precedes the reformation of the nuclear envelope during the M phase of the cell cycle। 32
decondensation from chromosomes and reassembly of the nuclear lamina, transcription from chromosomes and reassembly of the nuclear lamina, formation of the contractile ring and the formation of the phragmoplast, formation of the contractile ring and transcription from the chromosome. वो इसका आंसर हमको भी याद ही करना पड़ा था, ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द फ्रैग्मोप्लास्ट. अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था तो आई कांट एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, बट हाँ थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है ये वाला. ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग वगैरह जब तुम पढ़ोगे सेल साइकिल को अच्छे से तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा, मतलब इन डेप्थ उसका कुछ पढ़ोगे ना तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा. बाकी ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस अब आने बहुत कम है, तो 2004 का क्वेश्चन है, बस इसको ऐसे ही याद कर लो. अगर कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह में आ गए तो तुम्हें पता होना चाहिए. माइटोटिक स्पिंडल कौन सी चीजों से मेनली कंपोज होता है बताओ. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताइए. अरे यार एक सेकेंड रुकिए. Mitotic spindle is mainly composed of which protein? एक्टोमायोसिन प्रोटीन होता है ये, याद रखिए इस बात को, ठीक है. एक मिनट, एक मिनट, ये एक बार चेक कर लेते हैं इसको. 33rd क्वेश्चन है ना, 33 का सी. हाँ सही है, एक्टोमायोसिन. ठीक है. माइटोटिक स्पिंडल कौन सी चीजों से कंपोज होता है? एक्टोमायोसिन. अब ये बात भी याद रखनी पड़ेगी आपको, कोई फायदा मतलब कोई ये नहीं है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा. बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी बताइए. आसान सा क्वेश्चन है. रूट टिप है ना, हर जगह हमने माइटोसिस के लिए पढ़ा है कि आपको रूट टिप की जरूरत है. क्यों? देखो रूट टिप, रूट का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा है ऐसा कुछ. अरे यार ये क्या बन गया. देखो देखो देखो, ये रूट टिप, ठीक है. यहाँ पे तुम्हारा रूट कैप होता है, यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन, है ना, यही होता है. तो यहाँ पे जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन होता रहता है, कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है, तभी तो इसकी लेंथ बढ़ती है ना. तो तुम जब रूट टिप, अगर आप रूट टिप की स्टडी करना चाहते हैं, सॉरी अगर आप माइटोसिस की स्टडी करना चाहते हैं तो बेस्ट होता है कि आप किसी भी रूट का टिप ले लें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस कंटिन्यूसली होता रहता है, तो बेस्ट चीज़ होती है वहाँ पे स्टडी करने के लिए. ये 35th क्वेश्चन है. स्पिंडल फाइबर यूनाइट विद विच स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम बताओ. बिना ऑप्शंस देखे बता लो उसको, बताओ. अगर आपने काइनेटोकोर बोला है तो बिल्कुल सही है. अब आप देख सकते हैं कि काइनेटोकोर कितनी बार एग्जाम में आया है ना. स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे जाके अटैच होते हैं. 36 क्वेश्चन बताइए. इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, बताओ जरा. डीएनए रेप्लिकेशन बताया था, हमेशा याद रखिए इस फेज में. 37 माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन व्हाट, बताओ. माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं ना. चलो 38. How many mitotic divisions are needed for a single cell to make 128 cells? बताइए एक सिंगल सेल को कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा कि वो 128 सेल्स बनाए. ओके देखो, एक सेल है, एक सेल है, ये माइटोटिकली डिवाइड करके दो सेल बनाएगी, ये माइटोटिकली डिवाइड करेगी फिर दो सेल बनाएगी, और ये भी दो सेल बनाएगी. ये फिर माइटोटिकली दो बार होगा, इसके दो सेल्स बनेंगे, फिर इसके दो सेल्स बनेंगे, फिर इसके दो सेल्स बनेंगे. तो देखो 128 सेल्स तो हम बनाने नहीं वाले, ठीक है. इतना याद रखो कि 7 बार डिवीजन होगा तो 128 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है. एक मिनट हम कैलकुलेशन चेक कर लें. एक मिनट, हाँ कैलकुलेशन चेक करने दीजिए प्लीज.
हाँ बिल्कुल सही है मेरी कैलकुलेशन। अब बताओ, देखो हम बताते हैं, अगर तुम्हें पता नहीं अब चला कि कैसे करते हैं, देखो ये करते करते तुम्हारा पूरा 3 घंटा निकल जाएगा, तुम एक क्वेश्चन पे अटके रह जाओगे, फिर भी गलत करके आओगे, है ना, पता है सबका। तो क्या करना होता है हमें, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 2 रेज टू n। ठीक है, पूरे बायोलॉजी में ये फॉर्मूला काम आ जाता है, पता नहीं हर जगह यही होता है 2 रेज टू n। ठीक है, तो अगर देखो एक सेल से तुमने शुरुआत की है, ठीक है, एक सेल कितनी बार डिवाइड करेगा, सॉरी एक सेल कितने सेल्स बनाएगा, 2 सेल बनाएगा, वो 2 सेल फिर 4 बनाएंगे, 4 फिर 8 बनाएंगे, 8 फिर 16, अरे है ना। 2 रेज टू n याद रखिए, ठीक है। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन नीडेड फॉर सिंगल सेल टू मेक 128, तो 2 रेज टू n को आप 128 या फिर जितना भी नंबर होगा उसको डिवाइड कर दीजिए। n की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू आ जाएगी 7। चलिए, तो हम ऐसे ही किए, फिर मेरे दिमाग में कैलकुलेशन वर्क था, तो n को 7 आ गया, फिर चैप्टर में क्या करते हैं, n को 7, अगर 2 रेज टू 7 करोगे तो 128 आएगा फटाफट। ठीक है, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है, 38 का हो जाएगा सी। 39, ड्यूरिंग सेल डिवीजन एपिकल मेरिस्टम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन, बताओ एक ही क्वेश्चन है बस उसको अलग तरीके से पढ़ना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब आएगा बताओ। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एकदम लास्ट जब सब कुछ हो जाएगा तब आएगा, लास्ट फेज तो टीलोफेज होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। 48th क्वेश्चन, व्हेन पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोसोम्स, when paternal and maternal chromosomes change their material with each other in cell, this is called crossing over, है ना। चलो, which typical stage is known for DNA replication, बताओ यार, क्या क्वेश्चन है ये, इस फेस, है ना। 42, in a somatic cell cycle DNA synthesis takes place in, again S phase, oh my god, S phase, kinetochore, DNA content और क्रोमोसोम नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, रेपिटेडली, साल साल पर साल क्वेश्चन आता है, ये मतलब एक साल आ गया फिर अगले साल भी आता है, देख लो तुम्हारे सामने है सब कुछ, ऐसा हम कुछ खुद से नहीं बोलते कोई टीचर्स। पीवाईक्यू की एनालिसिस होती है, एस फेज पर कितना क्वेश्चन आया है, काइनेटोकोर कितना इंपॉर्टेंट है, डीएनए कंटेंट, क्रोमोसोम नंबर ये कितना इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है यार। अब तो ये करते करते तुम्हें याद हो गया होगा कि एस फेज, है ना। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट के 7 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट से कर लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बेस्ट स्टेज टू व्यू द शेप साइज एंड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, क्लास में भी लिखवाया जाता है, हाईलाइट करवाया जाता है, कौन सा है क्रोमोसोम के लिए मेटाफेज, क्यों, ये अलाइन हुए हुए होते हैं हमारे मेटाफेज प्लेट जो होता है वहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हुए हुए होते हैं मेटाफेज में, तो क्रोमोसोम्स आप वहीं पे स्टडी कर सकते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है कितनी बार। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन के हिसाब से बताना है आपको, ठीक है, सारी ऑप्शंस राइट हो सकते हैं, पर आपको एवोल्यूशन के हिसाब से सबसे राइट जो भी लगता है वो आपको बताना है। तो एवोल्यूशन के हिसाब से मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, meiosis alternates with mitosis from generation to meiosis alternates with mitosis, I don't know, same genetic system is passed on from generation to generation, देखो सेम जेनेटिक सिस्टम तो माइटोसिस में भी जा सकता है ना, सेम जेनेटिक सिस्टम तो माइटोसिस में भी जा सकता है, इसमें मियोसिस का क्या काम है, तो ये तो नहीं होगा। मियोसिस ऑल्टरनेट्स विद माइटोसिस, नहीं, मियोसिस डज नॉट ऑल्टरनेट विद माइटोसिस, ये थोड़ी होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जेनेटिक टू जेनेटिक, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक फायदेमंद चीज़ है ना, कि आपकी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बढ़ती है, और एवोल्यूशन को क्या चाहिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी ही तो चाहिए, है ना। तो अब इसको देखो, यहाँ पे ऑप्शन है मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट ऑलवेज, देखो बायोलॉजी एक्सेप्शन है इसमें, बायोलॉजी में भी मतलब मियोसिस में भी हर जगह तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस नहीं चाहिए,
हाँ, और एवोल्यूशनरी चीज़ों के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज व्हाट इज फेवर्ड बाय एवोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 45th क्वेश्चन का देखिए, मियोसिस 2 परफॉर्म्स सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सेंट्रोमियर, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस या फिर सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। बताइए मियोसिस 2 का क्या काम है। मियोसिस 1, मियोसिस 2, ये बात याद रखिए, सिर्फ मियोसिस का भी नहीं पूछा है, मियोसिस 2 का पूछा है। तो मियोसिस 2 को जो सेपरेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स हो जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 46 क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एट मेटाफेज। क्रोमैटिड्स पर मेटाफेज में क्रोमैटिड्स मेटाफेज में कितने क्रोमैटिड्स होते हैं। 2 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस, इसको रखते हैं। 2 इन माइटोसिस, 1 इन मियोसिस, नहीं, 2 इन माइटोसिस, 4 नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर 8, 2 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस दोनों में दो दो होते हैं क्रोमैटिड्स मेटाफेज पे। ठीक है, 47, माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज इन प्रोसेसिंग। माइटोटिक एनाफेज और मेटाफेज में क्या डिफरेंस होता है, बताइए। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड। एक मिनट, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देख लीजिए। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नंबर ऑफ क्रोमैटिड, या फिर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड। बताइए, बिल्कुल ये वाला आंसर होगा ना। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड, एनाफेज पे तो स्प्लिटिंग हो जाती है, एनाफेज पे तो स्प्लिटिंग हो जाती है, तो तुम्हारा क्रोमैटिड नंबर आधा हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम तो उतने ही रहते हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। इन मियोसिस डॉटर सेल्स डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल एज वेल एज अमंगस्ट देमसेल्व्स ड्यू टू। मियोसिस में डॉटर सेल्स पेरेंट सेल्स के साथ भी डिफरेंस होती है और खुद से भी डिफरेंट होते हैं, क्यों, बताइए। segregation, independent assortment and crossing over, segregation crossing over, independent assortment crossing over, segregation and independence। तो तीनों ही चीजों की वजह से segregation भी होता है, independent assortment भी होता है और crossing over भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये किसी भी दो की वजह से नहीं, तीनों की वजह से होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से भी अलग होती है और पेरेंट से भी अलग होती है। क्यों? क्योंकि इनका इंडिपेंडेंट जो असॉर्टमेंट होता है, तो ये एक दूसरे से अलग हो गई। क्रॉसिंग ओवर, तो ये पेरेंट्स से अलग हो गई। सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, तो 49th क्वेश्चन आप देखिए, 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर ए अकर्स जोड़ेगा। बताओ सेग्रीगेशन कब होता है। सेग्रीगेशन तो एनाफेज 1 में है ना, होता है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन। बिल्कुल सही बात कही है आपने कि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन क्यों होता है? क्योंकि इनमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस होती है, तो फिर इक्वेशनल नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ये इक्वेशनल डिवीजन तो मतलब नहीं बनता ना। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, बिल्कुल सही है, ये आंसर होगा इसका। क्रोमैटिड्स जो सेपरेट हो जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इक्वेशनल डिवीजन की तरह काम करता है। सही है, 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो 50th क्वेश्चन हो चुका है, हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आंसर की है और इसके नीचे तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा अगर तुम्हें कुछ समझ ना आया हो तो। ठीक है, बाकी दैट्स इट, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कमेंट कर देना, बता देना कि तुम्हें कैसा लगा। ठीक है, और दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आगे वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।